नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जून में अनुमान से ज्यादा बढ़ी रिटेल महंगाई। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से सीपीआई दर 4.25% से बढ़कर 4.81% हुई, लेकिन मई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने पकड़ी रफ्तार। आईटी दिग्गज टीसीएस के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत। अनुमान के मुताबिक रहे टीसीएस के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू 722.6 करोड़, 9 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान, लेकिन अनुमान से खराब नतीजे देकर एचसीएल टेक ने किया निराश। अब विदेशी गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, जरूरत पड़ी तो बैन भी करेंगे। क्रॉस जीएसटी चार्जेस पर भी दी सफाई। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आईटी, बैंकिंग, इंफ्रा शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 224, निफ्टी 55 अंक लुढ़का। देश में लिथियम प्रोडक्शन को बूस्टर। कमर्शियल माइनिंग को कैबिनेट की मंजूरी। प्रदूषण, हाउसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 183 मामलों में कड़ी सजा को घटाने का प्रस्ताव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। 45 साल बाद दिल्ली में यमुना ने दिखाया रौद्र रूप। 1978 के बाद जल स्तर बेहद खतरनाक के पार। सरकार ने की इमरजेंसी मीटिंग। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी हाहाकार। बंगाल में पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद भी बवाल जारी। दक्षिण 24 परगना में 3 लोगों की मौत। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा बंगाल। ममता ने उठाया सवाल, मणिपुर हिंसा के दौरान कहां थी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर नहीं है। रिटेल महंगाई में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून में रिटेल महंगाई दर 4.25% से बढ़कर 4.81% हो गई है, जबकि कोर महंगाई दर 5% से बढ़कर 5.1%। जून में दालों से लेकर खाद्य महंगाई और सब्जियों की महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इंडस्ट्री के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मई में आईआईपी ग्रोथ 4.2% से बढ़कर 5.2% हो गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स और कैपिटल गुड्स में ग्रोथ देखने को मिली है। रिटेल महंगाई और आईआईपी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं केयरएज की चीफ इकोनॉमिस्ट रजनी सिन्हा। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। ये ऊपर नीचे महंगाई देखने को मिल रही, कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। क्या कमेंट्री होगी आपकी? इन्फ्लेशन का जो नंबर आया है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है फूड प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस लास्ट मंथ काफी ऊपर गया है। तो इस डेटा में कंसर्निंग एस्पेक्ट ये है कि ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन है उसका कंट्रीब्यूशन जो घटने लगा था अराउंड, अगर हम पिछले महीना देखें तो वो अराउंड 30% था। ओवरऑल इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन वो बढ़ के फिर से 45% हो गया है। अगर हम देखें आइटम वाइज तो काफी सारा आइटम्स जो कि डेली कंजम्पशन का है, जैसे कि राइस, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, सब में इन्फ्लेशन हाई है। एंड वो कंसर्निंग है क्योंकि इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी हाउसहोल्ड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस पे भी होगा। अगर मैं इन्फ्लेशन को देखूं तो उसका कुछ पार्ट तो सीजनल है, जो कि हर साल हम इस महीने में बारिश के समय, समर के बाद बारिश के समय हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन कुछ आइटम्स में वेजिटेबल प्राइसेस स्पेशली वो सीजनल जितना होता है इम्पैक्ट कहीं उससे ज्यादा दिख रहा है इन्फ्लेशन, जो कि कंसर्निंग एस्पेक्ट है। और इवन बाकी इन्फ्लेशन भी हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन भी हाई है, 5% से ज्यादा है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन में हमें कंफर्ट तो मिल रहा है बेस इफेक्ट के कारण, जिसके कारण इन्फ्लेशन 5% से नीचे रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। लेकिन सेंट्रल बैंक कंसर्न रहेगा क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। एंड ऐसे तो वो सीजनल होता है फूड इन्फ्लेशन, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी इन्फ्लेशन पे भी हो सकता है।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि कंफर्टिंग फैक्टर ये है इन्फ्लेशन पे कि जो WPI इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो पिछले महीना भी हमने देखा कि WPI इन्फ्लेशन अराउंड 3% कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इस पूरे साल के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WPI इन्फ्लेशन और WPI इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो WPI इंडेक्स का इम्पैक्ट होगा CPI इन्फ्लेशन पे कुछ लैग से। सो ये एक कंफर्टिंग फैक्टर है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रहा है, WPI इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो उसका CPI इन्फ्लेशन पे मॉडरेटिंग इम्पैक्ट होगा। जी, तो ये बताइए कि IIP में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है, तो IIP की कंसिस्टेंसी आपको कैसी लग रही है? तो IIP का डेटा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगेन मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इम्प्रूव होगा, बिकॉज हम अगर बाकी इंडिकेटर्स भी देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी का, सो हम लास्ट फ्यू मंथ्स में देख रहे हैं कि बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। स्पेसिफिकली मैं IIP में ये हाईलाइट करूंगी कि हम कुछ समय से देख रहे थे कि IIP कंज्यूमर गुड्स में इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम ये डेटा देखें तो लास्ट फ्यू मंथ से IIP कंज्यूमर गुड्स अच्छा नहीं कर रहा था। स्पेसिफिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो कुछ कंपोनेंट जैसे कि IIP इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, वो अच्छा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा था लास्ट फ्यू मंथ्स में, बट कंज्यूमर गुड्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो पॉजिटिव बात ये है कि इस महीना हमने देखा है कि कंज्यूमर गुड्स भी अच्छा परफॉर्म किया है। स्पेसिफिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो काफी महीनों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसमें हमें पॉजिटिव नंबर दिखा है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे चल के ये सस्टेन होता है कि नहीं, क्योंकि अगर कंजम्पशन सस्टेन होता है तभी इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन हो पाएगा, और उसमें ये क्रिटिकल हो जाता है कि आगे चल के रूरल डिमांड में क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया, अगर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी कंटिन्यू करती है और अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता है, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि मॉनसून का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, इसीलिए सोइंग भी, खरीफ सोइंग भी इम्पैक्ट हुआ है अभी तक। तो अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो जो रूरल डिमांड रिकवरी हम देख रहे हैं वो डिस्टर्ब हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो कंजम्पशन स्टोरी है, कंजम्पशन रिवाइवल, वो डिस्टर्ब हो सकता है। जी, बट अभी तक का IIP डेटा डेफिनेटली अच्छा दिख रहा है। जी, तो सवाल वही है कि कंसिस्टेंसी कैसी रहती है दोनों मोर्चों पर, हालांकि अनिश्चितताएं बहुत है, खास करके जो मानसून को लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, TCS और HCL टेक के नतीजों के साथ IT कंपनियों की अर्निंग्स की शुरुआत हो गई है। पहली तिमाही में TCS के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, जबकि HCL टेक के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। दोनों कंपनियों के नतीजे के बारे में डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, सबसे पहले TCS के नतीजों के बारे में बताएं। TCS के नतीजे आप कह सकते हैं कि उम्मीद के मुताबिक ही थे। जहां पर अनुमान था कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, दबाव रहा है, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है जितना डर था। TCS के साथ अगर आप शुरुआत करें तो यहां पर डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर एकदम फ्लैट ग्रोथ है, 0.4% और 0.5% के आसपास का अनुमान था। लेकिन जो दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, जो एकदम फ्लैट है, 0% पर आई है, जहां पर 0.2% बढ़ने का अनुमान था। अगर आप डील विन की स्थिति देखें इस कंपनी के लिए, वहां पर आंकड़ा थोड़ा बेहतर है। दूसरी तिमाही जहां पर $10 बिलियन के ऊपर की डील विन्स कंपनी ने दरअसल पेश की है। हालांकि कंपनी कहती है कि अभी भी BFSI, हाईटेक और रिटेल के साथ कम्युनिकेशन में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा देश है जहां से स्लो डाउन अभी भी कायम है, लेकिन यूके के मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है। कंपनी के मार्जिन पर एक्सपेक्टेड था कि दबाव देखने को मिलेगा, 23.2% पर मार्जिन आए हैं, लेकिन यहां पर कंपनी ने एक वेज हाइक लिया है, उससे भी दबाव बना है, क्योंकि Q1 में कंपनी वेज हाइक देती है। लेकिन कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो वहां पर अभी भी सतर्कता सुनने को मिल रही है। कंपनी साफ कहती है कि
क्लाइंट्स की तरफ से बड़े रैप डाउन्स नहीं हुए हैं, कैंसिलेशंस नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट्स अपने खर्चों को अभी भी रीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं, यानी कि जहां पर ज्यादा खर्चों की जरूरत नहीं है, जो क्रिटिकल आईटी से जुड़ी हुई चीजें नहीं है, वहां पर ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है। हालांकि कंपनी के सीईओ ने कहा क्योंकि पहली तिमाही में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए वो सेकेंड हाफ में इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, या फिर एक कॉल आउट नहीं कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आती हुई दिखाई देगी या नहीं। तो मैनेजमेंट कमेंट्री आप कह सकते हैं सतर्क है, कॉशियस है, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स की तरफ से रवैया पूरी तरह से बिगड़ा नहीं है। तो हसदा मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात कर रही हैं। मैनेजमेंट से हसदा ने ही बात की है और सीईओ एन गणपति ने कहा है कि एआई के क्षेत्र में कंपनी काफी काम कर रही है। Throw some light on the domestic deals. While Kriti said, the growth markets, India and LATAM have seen strength. What is the kind of texture of these deals? Of course, we understand BSNL, but what is the other work that you are likely to bag in the future from a market like India? Public services or government-related deals in India beyond what we announced earlier. And then this quarter, I think, we have been selected for this GEM opportunity as well. So we continue to engage in variety of things, and all the large banks, private sector banks as well as public sector banks, they offer opportunities in which we participate in it. I think in all these opportunities in one market, the AI, if you really look at India as a market, it's largely driven by integration. And then I think our digital stack, India digital stack, is extremely popular, very widely used. Every bank continues to look at opportunities to integrate new fintechs, new startups into the solution so that the experience is better, so that the volumes, it's a market where if you really look at it, whatever is the transaction volumes this quarter, the peak becomes the average next quarter, right? That's the kind of volume growth that we see. So there are enough work that we are doing in the financial services sector to de-risk this, continue to improve the scalability of the solutions that we have delivered, and so on and so on. These markets will give us enormous opportunities, and these markets, are not tested so much of AI ML yet, right? If you really look at it. So time is right in these markets for almost all segments to embrace AI and ML in a big way. And we are well positioned to participate in each one of this. तो इन गणपति मौकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हसदा HCL के भी नतीजे आए हैं। कैसे रहे नतीजे? HCL टेक आप कह सकते हैं बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन कंपनी ने पेश किया है। पहली तिमाही में हम अगर आप ध्यान दें, कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा जो है उसमें लगभग 1.3% तक का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अपेक्षा थी कि दबाव रहेगा, लेकिन फ्लैट आंकड़े का अनुमान था 0.4 से 0.5%। यहां पर 1% से ज्यादा का प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ मार्जिन में भी 16.9% का आंकड़ा, जहां पर एक्सपेक्टेशन था 17.9% के नंबर का, लगभग 1% ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और आपको याद होगा कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था मार्जिन्स के लिए वो 18 से 19% के बैंड का था, उससे भी नीचे दरअसल ये आंकड़े आए हैं। वो एक खराब स्थिति पेश करती है। यहां पर कंपनी ने किसी तरह की वेज हाइक का उल्लेख नहीं किया है, उसके बावजूद मार्जिन्स पर दबाव बनता दिखाई दिया है। अगर आप डील विंस की स्थिति देखें तो यहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, तो 25% की कमी डील विंस में कंपनी की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेशर लार्जली इंजीनियरिंग और सर्विस रेवेन्यू में देखने को मिला है, जहां पर करीब करीब 5% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। कंपनी ये भी कहती है कि कुछ लार्ज डील्स इनके हाथ लगी हैं, जिसके चलते ओवरऑल क्लाइंट की तरफ से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कमी थी वो ऑफसेट हुआ है। लेकिन यहां पर जो 3-4 चीजें हैं, मार्जिन्स का घटना, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से काफी खराब आना, डील विंस में कमी होना अच्छे संकेत नहीं देता। इनफैक्ट इनके हेडकाउंट में भी हमने देखा इस तिमाही में कमी ही देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया हसदा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ऑनलाइन गेमिंग कसिनो पर के कुल वैल्यू पर यानी फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने के बाद अब सरकार विदेशी गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने वाली है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि जीएसटी रेट में फेरबदल के लिए जीओएम के गठन की प्रक्रिया भी
शुरू हो चुकी है। चलिए, अपने डोमेस्टिक जितने भी ऑनलाइन गेमिंग और तमाम जितने भी इस तरह के हैं उस पर तो नकेल एक तरह से कसने काम कर लिया आप लोगों ने। जो ऑफशोर कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बिना इंडिया में रजिस्टर्ड हुए इस तरह का कारोबार कर रही हैं और भारत से अच्छा खासा रेवेन्यू भी अर्न कर रही हैं, उस प्लग को फिट करने के लिए, उस प्लग को फिक्स करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए भी जो है अभी तो हम पहले ये कानून को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में विभिन्न प्रावधान हमारे पास में है, क्योंकि जो भी राशि जा रही है वो तो अल्टीमेटली यहाँ से विदेश में अगर जा रही है तो उसके ऊपर हम TCS लगा सकते हैं, TDS लगा सकते हैं। तो उन माध्यमों से हम उसके ऊपर में भी टैक्स लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि वो लोग इसी काम के लिए पैसा ले रहे हैं? वो किसी ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी काम के लिए, क्योंकि अभी भी वैसे ही चल रहा है। जो वहाँ का मोडस ऑपरेंडी है वो सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं पैसा लेते, वो किसी और मद में पैसा लेते हैं। आपका जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अगर नियमों के विपरीत कोई कार्य करती है तो उसके विरुद्ध फिर हम उसी प्रकार का एक रिस्ट्रिक्टिव एक्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स ड्यू है और वो टैक्स अगर नहीं पे कर रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भी अन्य तरीकों से उसको दिखा करके, तो उसके लिए लोग चोरी तो करेंगे, टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कर सकते हैं। तो उसमें प्यूनिटिव एक्शन ही फिर उसके लिए लिया जाता है। प्यूनिटिव एक्शन लेंगे तो जो दूसरे जो इस प्रकार के लोग हैं उनके ऊपर में भी नहीं करने के लिए उनके ऊपर में भी एक पीनल ये रहेगी, तो उनके ऊपर में भी एक डर रहेगा। तो वही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार से मेटी से बातचीत चल रही है सबको ठीक करने के लिए। मेटी से बातचीत हुई, अभी ये डाटा प्रोटेक्शन भी लॉ आया है और तमाम चीजें हैं आगे वाले दिनों में। मेटी अपना कार्य कर रही है। मेटी ने जो नियम कानून जो रेगुलेशंस जो उन्होंने निकाले उसमें हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के एक अधिकारी वो भी उसके अंदर में मेंबर थे, और उन्होंने जो कार्य किया है वो रेगुलेशन के ऊपर में कार्य किया है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो टैक्स के ऊपर में कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरलैप जरूर है, लेकिन दोनों भिन्न है जी। इसके अलावा एक जीएसटी काउंसिल में एक और मुद्दा जो था उस पर खूब डिस्कस हुआ होगा, क्रॉस चार्जेस के ऊपर। जो मल्टी स्टेट कंपनियां हैं जो कारोबार करती हैं उन पर जो हर जगह पर जीएसटी लेवी होता है, उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद थी। क्या इस जीएसटी काउंसिल पर चर्चा हुई, और हुई तो क्या क्लैरिफिकेशन है उसको लेकर? हाँ, उसमें जो है 2-3 मुद्दे उनसे रिलेटेड थे। एक मुद्दा तो उनसे ये रिलेटेड था कि क्या क्रॉस सर्विस चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाए जब वो अपनी इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं और उनको भिन्न भिन्न स्टेट्स में सर्विसेज दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं। तो क्या क्रॉस सर्विस चार्ज लगाया जाए या IST मैकेनिज्म लगाया जाए? 2 प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। तो ये हमने कहा है कि आगे प्रोस्पेक्टिवली हम अमेंडमेंट करेंगे ताकि वो केवल ISD मैकेनिज्म ही, जो कि नियमों में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये जो क्रेडिट है किस स्टेट को जाएगा। जब तक हम वो और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल में लगने वाली लिथियम आयन बैटरी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लिथियम की कमर्शियल माइनिंग को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 183 मामले में कड़ी सजा को नरम करने का भी प्रस्ताव है। एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, लिथियम की कमर्शियल माइनिंग पर क्या फैसला लिया गया है और ये कितना इंपॉर्टेंट होगा? दरअसल सरकार ने लिथियम समेत 6 मिनरल की कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी MMDRA में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है। इसका मतलब यह हुआ कि लिथियम समेत 6 मिनरल की कमर्शियल माइनिंग हो सकेगी, सरकार उसकी नीलामी करेगी और निजी कंपनियां भी उसमें हिस्सा ले सकेंगी और लिथियम की माइनिंग को बढ़ावा मिलेगा। अभी कुछ एक जगह लिथियम के भंडार मिलने के संकेत यहां पर मिले हैं। लिथियम के माइनिंग से फायदा ये होगा कि लिथियम आयन बैटरी बनाने में जो इसका इस्तेमाल होता है, अभी इसका अधिकांश इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। लिथियम आयन बैटरी भी इंपोर्ट होता है, उसके इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल में जो बैटरी लगते हैं उसके इंपोर्ट का निर्भरता घटेगी और इसमें आत्मनिर्भर बनने की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। और ये बता दूं कि लिथियम समेत 6 मिनरल जो हैं उसको तकनीकी तौर पर जो है एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाया गया है। एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाने का मतलब हुआ कि उसकी कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें जो दूसरे मिनरल हैं उसमें बेरिलियम, टिटेनियम, नियोबियम,
टंटालम जैसे मिनरल्स हैं जो इसमें शामिल हैं, जिसको इसके तहत कमर्शियल माइनिंग के तहत लाने का फैसला लिया गया। दरअसल बता दूं कि पिछले एक साल में लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट जो है करीब 52% से ज्यादा बढ़ गया है और सरकार का लक्ष्य यह है कि 2030 तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे क्लीन पावर को बढ़ावा दिया जाए की क्षमता पैदा की जाए। इसके तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम के भंडार मिलने के संकेत मिले थे। अब ये कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ होने से उस भंडार का दोहन किया जा सकेगा, कमर्शियल माइनिंग की जा सकेगी। हालांकि ये एक्ट है, इसमें बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब संसद के मानसून सत्र में इस बदलाव को पेश किया जाएगा और संसद से मंजूरी मिलने के बाद फिर सरकार इसकी गाइडलाइन जारी करेगी और ये लागू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। बारिश से हो रही तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, पंजाब में लगातार बारिश हो रही है। बीते 4 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश की वजह से हो चुकी है। हिमाचल में हालात का मंजर अलग है। 10,000 से ज्यादा टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। चंद्रताल में 3 फीट की बर्फ जम गई है। 6 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। बाढ़ ऐसी है कि कई मंजिला इमारतें धराशायी होकर बही जा रही हैं। उत्तराखंड में फिर आज रेड अलर्ट जारी किया गया। जगह जगह पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड में 5,000 लोगों के फंसने की खबर है। और बात करें राजधानी दिल्ली की, तो हालत यहां भी खस्ता है। पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। न्यूज 18 नेटवर्क ने यूसीसी पर सबसे बड़ा और एक्सक्लूसिव सर्वे किया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से कई सवाल पूछे गए हैं। मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है और वो क्या चाहती हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।